अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और जी आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे कुछ न्यूज़ पाकिस्तान से ऐसी जो हो सकता है आप लोगों ने ना देखी हो, लेकिन बहरहाल हमें क्योंकि वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो हमने कहा आपको बताएं। बात करेंगे सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब जी हाँ, जो कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब का कहना ये है कि जी वो एक प्रेस ब्रीफिंग में बात कर रहे थे, अपने सामने कुछ लोग बिठा रखे थे जिनको वो भाषण दे रहे थे, जिनका उनको बहुत शौक है। तो जी उनका कहना ये था, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है, जो भारत ने मिसाइल्स यहाँ चलाए तो हम लोग तो घबरा गए कि अब ये पता नहीं कहाँ गिरेंगे और क्या नुकसान करेंगे। लेकिन उसी वक्त चमत्कार हुआ, उसी वक्त जाहिर है कि एक कह लीजिए कि जो हमारे जिन समझ लीजिए, भूत समझ लीजिए या फरिश्ते समझ लीजिए, गैबी ताकत, जी हाँ, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी पावर जो दिखाई नहीं देती। मोहसिन नकवी साहब के बकौल कि जी उन्होंने उन मिसाइल्स का रुख ऐसा कर दिया कि वो मिसाइल्स जो थे वो हमारे जो जो निशाना लगा के भारत ने मिसाइल्स वहां से चलाए थे, उसके बजाय वो ना तो हमारे किसी जहाज को नुकसान हुआ, ना हमारी किसी और जगह को नुकसान हुआ, ना ही कोई और किस्म का हमें ये समझे कि भारत जो है हमारा कोई नुकसान कर पाया। बल्कि वो मिसाइल्स जो थे वो कभी आगे गिर गए, कभी पीछे गिर गए, कभी यहाँ गिर गए, कभी वहां गिर गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि भारत से जो लोग मिसाइल्स चला रहे थे या जो लोग मिसाइल्स के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्या देखकर मिसाइल चलाए थे। और फिर ये कि ये गैबी ताकत जिसका जिक्र मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं वो कौन था? क्या वो ऋतिक रोशन की मूवी जादू टाइप का कोई था कि जो नजर नहीं आ रहा था और उठा उठा के या इशारे से जो है वो मिसाइल्स को कहीं का कहीं ले गया? लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक दूसरा भी अपना मोहसिन साहब ने एक दूसरी बात भी की। उन्होंने कहा जी इसके साथ एक चीज और हुई है, और वो ये कि जो मिसाइल्स पाकिस्तान ने चलाए तो जी कुछ देर के बाद, यानी मिसाइल चलाने के बाद इनको पता लगा या इन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि जो पॉपुलेशन है वहां की या जो सिविलियन है वहां पे भारत में उन्हें कोई नुकसान ना हो, तो वहां पर भी जो यानी कि जो लोग कह लीजिए जो उनके साथ जो बता रहे हैं कि फरिश्ते थे, कि भूत थे, कि पता नहीं कौन थे, जिन थे। तो इसलिए कि कई लोग आपको पता है जिनों का भी चैनल चलाते हैं, तो जिन भी हो सकते हैं। तो खैर मोहसिन साहब का कहना ये है कि जी एक गैबी ताकत जो है ना वो आई और उसने वो मिसाइल जो पाकिस्तान ने चलाए थे और उसके बाद चलाने के बाद पाकिस्तान ने कहा ये तो गलत हो गया, ये डायरेक्शन हमें कोई और रखनी चाहिए थी। यानी चलाने से पहले नहीं सोचा, चलाने के बाद सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तो जाहिर है मिसाइल तो चल जाता है तो चल जाता है, आपको पता है उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो। तो अब उन्होंने जी वो जो गैबी ताकत आई, यानी जो इनविजिबल किस्म की एक मदद आई, उसने आके जी उन मिसाइल्स को जो है ना उनके जो रुखते वो बदल दिया और ऐसा किया, उनकी डायरेक्शन ऐसी कर दी कि वो जाकर जो है वो भारत में जहां जहां पर उनका जो मिलिट्री का सामान रखा था, या चाहे उन्होंने कोई टैंक में अगर कोई फ्यूल वगैरह रखा था, कुछ था, तो वहां जाके ढस 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 लग गया। यानी ये बातें आप समझें कि हमारे होम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं बैठ के। अब जाहिर होम मिनिस्टर साहब ऐसी बातें नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे होगा, इसलिए कि आप तो जानते हैं कि हमारे तो फील्ड मार्शल साहब और हमारे आर्मी चीफ और हमारे सारे लोग जो है वो इसी किस्म की बातें करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पे वो एक रिलीजियस टच और वो ये सारी चीजें जो है ना वो चल रही होती है। खैर मोहसिन नकवी साहब की इस बात पे अब समझ नहीं आ रही लोगों को कि लोग हंसे या रोए। तो इसलिए ये फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोगों को अगर हंसना है तो हंस लीजिए, अगर रोना चाह रहे हैं तो आप रो सकते हैं, और टिश्यू पेपर जरूर साथ रखिएगा। खैर उसके बाद ये हम बात करेंगे अगर एक और पाकिस्तान की न्यूज, ये जो आपको मैडम नजर आ रही है, जी हाँ, इनका नाम है ईमान दौरानी। ये कैप्टन ईमान दौरानी है। इन्होंने जी इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और जिसमें ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रही हैं। और इनका कहना ये है कि जी फौज जो भी करती है, जो फैसला भी करती है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। यानी कि ये साफ साफ बता रही हैं कि जी जो फौज है हमारी, यानी पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो इंटरफेयर करती है सिविलियन गवर्नमेंट में। अब एक तरफ तो ये तो लोगों को पहले ही पता था कि जी सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर आप लोग इंटरफेयर करते हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि इन्होंने अपने मुंह से कह दिया। साथ ही इनका कहना ये कि जी हम पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकेंगी कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, और दूसरा ये कि आप लोग होते कौन है पब्लिक को ये बताने के लिए कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होना चाहिए और क्या है। ये सिविलियन गवर्नमेंट जो बैठी हुई है वो किस लिए बैठी हुई है? जो आपने डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट कर रखा है, जो डॉक्टर मारंग बलोच को आप लोग जेल से छोड़ दी रहे हैं, और जो बलूचिस्तान का हाल कर रखा है, क्या वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में ही कर रखा है?
क्या आप लोगों को कोई एहसास है कि आप क्या कर रहे हैं और आपने मुल्क को किस जगह पहुंचा दिया है? डॉक्टर मारंग बलोच, बहुत टाइम से आप सभी लोग जानते हैं कि इनको बलूचिस्तान में अरेस्ट कर रखा है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, तो क्या ये भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है कि आप बलूचिस्तान में ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस कर रहे हैं और वो नाकाम ऑपरेशन, मैं नाकाम ऑपरेशन इसलिए कह रही हूँ कि अगर वो ऑपरेशन कामयाब होते तो अभी तक जो है वो रुक चुके होते, लेकिन जाहिर है कि वो नाकाम ऑपरेशन जो चल रहे हैं उसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सुना नहीं जा रहा, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, मिसिंग पर्सन्स का इशू है, बार बार उनको पकड़ के बंद कर दिया जाता है तो या उनको गायब कर दिया जाता है, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं लगता। उनमें से मेजॉरिटी लोग तो सारी जिंदगी उनके घर वाले इंतजार ही करते रह जाते हैं कि वो कब वापस आएंगे। क्या ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है? जो कुछ केपीके में हो रहा है, केपीके में जिस तरह से टीटीपी के अटैक चल रहे हैं और साउथ वजीरिस्तान में लोगों से घर खाली करवाए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि जी आप अपने घर खाली करके यहाँ से चले जाएं, इसलिए कि यहाँ पर भाई लोगों ने रहना है, भाई लोगों ने काम करना है, तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है? और इसके अलावा कई लोग जानते हैं कि चिलगोजे, आप तो जानते हैं मुझे चिलगोजे बड़े पसंद है और बड़े महंगे होते हैं भाई, मैंने तो 2 साल से क्या 4 साल से नहीं खाए। तो मैं ये बता रही हूँ कि चिलगोजे के जो बाग हैं वजीरिस्तान में और कई दूसरी जगह पर, वहां पर भी जो वहां के लोकल्स हैं उनको भगा दिया गया है और सुना है कि भाई लोग वहां पर पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये चिलगोजे के जो बाग है ये हमारे हैं और हम इसको देखेंगे, इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। उसके बाद ये ईरान की साइड हो चाहे बलूचिस्तान की हो या कहीं की भी आप बात कीजिए, वहां से जो ऑयल स्मगल चलता है और बार बार कहा जाता है कि जी यहाँ से ऑयल स्मगलिंग को बंद करना है, तो पूछना ये था कि वो ऑयल स्मगलिंग जो है वो टैंक में ही होती होगी ना किसी टैंक के अंदर लेके जाते होंगे या किसी ना किसी तरह के का जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं ऑयल ले जाने की उसी में ले जाते होंगे, या सब लोग मुंह में भर भर के ऑयल लेके जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा कि स्मगलिंग कैसे हो रही है। इसलिए कि जाहिर है कि वहां पे जगह जगह पर चेक पोस्ट है और अगर उस चेक पोस्ट के आगे से इतने बड़े बड़े टैंकर्स जो हैं वो निकल जाते हैं तो यकीनन ये बात सोचने वाली है कि आखिर इसमें सारे घोटाले में किसका हिस्सा बन रहा है, और जिसका हिस्सा बन रहा है वो आप लोग समझ ही रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जी हम सब कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में करें, तो क्या ये भी पब्लिक इंटरेस्ट में ही हो रहा है? हर चीज का मलबा, हर चीज का इल्जाम, हर चीज की बात जो है वो इमरान खान के ऊपर डाल दी जाती है। खैर मैं खान साहब की कोई फैन नहीं हूँ, मैंने ना तो कभी खान साहब को वोट दिया और ना ही कभी खान साहब की गवर्नमेंट को की मैंने तारीफ की है। ये जब भी रहे गवर्नमेंट में इन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंटी बजाई है और वैसे भी ये भी प्रोडक्ट तो भाई लोग का ही है, इसलिए कि खान साहब को लाए भी वही लोग, खान साहब को बनाया भी उन्हीं लोगों ने, खान साहब को बिठाया भी उन्हीं लोगों ने और खान साहब को गिराया भी उन्हीं लोगों ने। लेकिन अब इमरान खान के ऊपर ये भी इल्जाम लगा दिया जाता है कि जी पब्लिक अगर कुछ कहती है और पब्लिक अगर कोई तरीके की ऑब्जेक्शन करती है तो कहा जाता है जी इमरान खान के लोग हैं। नहीं जी, सब इमरान खान के लोग नहीं है, कुछ लोगों की अपनी दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर चुका है, तो इसलिए उन्हें पता है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की आर्मी को वैसे तो खैर हमें बड़ी तारीफें करनी चाहिए, लेकिन ये वाहिद मेरे ख्याल है कंट्री है जहां पर अगर आप किसी से ये कहना क्या आपका आर्मी से कोई लेना देना है तो एकदम नाना करते, ना ना भाई कैसी बातें कर रहे, हमारा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, हमारा कोई लेना देना नहीं थी, हम तो उनके साथ बिल्कुल काम नहीं करते, हम तो उनके साथ बिल्कुल नजर नहीं आते, तो ना ही हमें पसंद है। ये हाल कर लिया है आप लोगों ने अपनी रेपुटेशन का, और अब आप लोगों के नाम से लोग जो है, यानी अगर कोई किसी को कहे ना कि जी बाहर कोई फौजी टहल रहा था तो बाकी कोई कंट्री दुनिया की हो ना तो लोग समझते हैं हम बड़ी हिफाजत से हो गए। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहां पर अगर आप ये कह दें कि आपके घर के बाहर कोई फौजी टहल रहा था तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे यार कहीं यहाँ ना आ जाए। तो बात सारी ये कि ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर चल रही है। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री ऐसे भी है जहां पर आपको दुनिया भर के टेररिस्ट जो है वो आपको टीवी चैनल पे दिखाई देंगे। जी हाँ, हमने एहसान का इंटरव्यू भी जो है वो बनते देखा जियो टीवी पे, सैयद सलाउद्दीन का इंटरव्यू भी बना, और अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस वक्त हमें इनमें से कोई मिला नहीं, लोग शायद बिजी होंगे, तो हमें जी पन्नू मिल गया। जी हाँ, ये जो अमेरिका से खड़े होकर और भारत को धमकियां लगाता रहता है, इसका मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान के इंटरव्यू हमने देखा। यानी आप हैरान हो जाएंगे कि शायद ही कोई कंट्री ऐसी होगी जहां पर टेररिस्ट जो है उनके इंटरव्यूज होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है हाँ जी आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। तो जी ये बातें जो हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर ही दिखाई देंगे। और उसके बाद हम कहते हैं हम तो बड़ी पीसफुल कंट्री है जी, हम तो हरगिज टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते और ना ही टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ये सब के सब नॉन स्टेट एक्टर है, मान लिया मैंने।
ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے, ہم بالکل ان لوگوں کو نہیں بچاتے, ہم بالکل انہیں نہیں پالتے, لیکن ہم انہیں ٹی وی چینلز پہ کیوں بٹھاتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ ٹی وی چینلز جہاں پہ آپ کو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی یا ان جیسے دوسرے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ دکھائی نہیں دیں گے, لیکن آپ کو سید صلاح الدین, آپ کو احسان اللہ احسان اور پنو جیسے لوگ آپ کو ٹی وی چینلز پہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ یہی دیکھ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ حافظ سعید اور جو مسعود اظہر ہیں یہ ایسی لیے یوں کر کے اور یوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم کس کنٹری میں آ گئے, اگلی بار اگلے جنم میں یہ والی کنٹری میں نہیں بھیجنا. میرا خیال ہے یہ ضرور ان لوگوں نے کہا ہوگا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک نام ہے, آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں تو اسی طرح کے لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا. ہم کون سا ڈاکٹر عبدالسلام کو جنہوں نے نوبل پیس پرائز جیتا تھا یا نوبل پرائز جن کو ملا تھا یا ملالہ یوسفزئی کی بات تھوڑی کرتے ہیں, ہمارے لیے تو یہی لوگ ہیرو ہیں. اسی لیے شاید ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے کہا بھی تھا کہ بھئی پوری دنیا سے جس کا دل چاہے وہ پاکستان آ جائے اور آ کر ہمیں ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ ڈھونڈ کے بتا دے کہ بھائی یہ ٹیررسٹ, ہم مان جائیں گے کہ ہماری کنٹری میں ٹیررسٹ ہے. اور یہ سن کر سب لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ ارے یہ کیا ہوا ہے. لیکن میں بات کر رہی تھی, آپ جانتے ہیں جیسے کہ ایمان دورانی صاحبہ کی, ایمان دورانی صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی ہمارا انٹرفیئر کوئی نہیں ہے پالیٹکس کے اندر, ہم جو کرتے ہیں یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ سوری وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا جو انٹرفیئر ہے وہ اس لیے تاکہ ہم پبلک کی آواز ہیں اور ہم پبلک کا ہی میسج دیتے ہیں اور پبلک کے انٹرسٹ میں ہی کام کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارے جو آئی ایس پی آر کے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب احمد شریف صاحب, انہوں نے جو انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا تھا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اور یہ سننے کے بعد میں نے سنا ہے کہ جو انٹرویو ان کا لے رہی تھی وہ ابھی تک آئی سی یو میں ہے اور ان کو ہوش نہیں آ رہا, اور جب بھی ہوش آتا ہے 2-1 منٹ کے لیے وہ کہتی ہے میں کہاں ہوں, اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے آپس میں کوئی بات میچ ہی نہیں کرتی. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے پولیٹکس میں, دوسری طرف کہتے ہیں ہاں جی ہے, ہم تو پبلک انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں. یہ فوج کا کام پبلک انٹرسٹ میں کام کرنا نہیں ہوتا, فوج کا کام سیکیورٹی دینا ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی وہ آپ لوگ نہیں دے پا رہے. صرف بھارت سے لڑ کے اور بھارت کے ساتھ جو کچھ آپ کی 2-4 دن کی جھڑپیں ہوتی ہیں اس کو اگر آپ اپنے لیے کریڈٹ سمجھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی. مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ لوگوں سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کنٹرول نہیں ہوتی, جب تک بلوچستان میں امن نہیں ہوتا, جب تک کے پی کے میں امن نہیں ہوتا, جب ہر جگہ آپ کو خطرہ لگا ہوا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی آ کر جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے, سوسائڈ بامرز آ سکتے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پہ ابھی تک اس طریقے سے پورے نہیں اترے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے. یقیناً یہی سن کر جو ہے کے پی کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں, جی ہاں علی امین گنڈا پور صاحب, ارے بھائی کوئی دوسری فوٹو لگاؤ نا ان کی, یہ کیا لگا دی ہے؟ ویسے یہ فوٹو ان کی وہی ہے جس میں نے آپ سے ایک بار پہلے بھی کہا تھا نا کہ بہت ہی معصوم سے انسان ہے. یعنی موبائل جو ہے وہ جس بوٹل کے اوپر لگانا چاہیے تھا اس کے بجائے کوک کی بوٹل کے اوپر موبائل رکھ دیا, اور جو بوٹل چھپانی تھی انہوں نے اس کے اوپر خود سر رکھ کے سو گئے. لیکن خیر کوئی بات نہیں, اس طرح کی غلطیاں ہمارے لوگ کرتے رہتے ہیں, لیکن خیر چھوڑیں ان کو ہٹائے. بات کرتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کی. جی ہاں شہباز شریف صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں آج کل, اس سے پہلے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا جب وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو اس وقت ان کی, کیونکہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو آج ہیں ان کے ساتھ بہت ہی لڑائی رہتی تھی پیپلز پارٹی کی, اور کہا یہ جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ جی وہ زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ گھسیٹ کے پریزیڈنسی میں بٹھا دوں گا, یہ بات نہیں کی گئی. لیکن ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ ہماری دوستی یاری ہو جائے, دوسری طرف بھارت کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا جھگڑا جو ہے وہ بھی ہم ختم کرنے کے اوپر جا ہی نہیں رہے. شہباز شریف صاحب کا راج ہے آج کل. ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ بوٹ پالش کرتے ہیں, اور جو عمران خان صاحب نے ان کا نام چیری بلاسم رکھا تھا, مجھے آج جا کے لگتا ہے کہ خان صاحب شاید کچھ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے. تو جی ایک طرف تو مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, چاہے چینی ہو یا چاول ہو یا کوئی بھی چیز ہو, پاکستان اس کو پہلے تو ایکسپورٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد انہی چیزوں کو مہنگی قیمت پہ امپورٹ کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کا حال جو ہے وہ بدحال ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی پرواہ گورنمنٹ کو نہیں ہے. ہر وقت یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں, جی ہماری اکانومی بہت بہتر ہو رہی ہے, اور زید حامد صاحب جیسے لوگ آ کر اور غزوہ ہند اور اس کی کہانیاں سنا دیتے ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اب اگلی بار جو بھارت سے جنگ ہوگی وہ آخری ہوگی. اور اس کا مطلب میری تو سمجھ میں آیا نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پھر بھارت پہ قبضہ کر لیں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بہرحال اس قسم کی باتیں بھی جو ہیں وہ ہوتی ہیں, اور زید حامد صاحب جیسے لوگوں کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کا
हाल इस वक्त जो मैं बताना चाह रही हूँ कि जी बहुत खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, और तरह तरह से जो एक चीज चली थी भारत से लड़ाई के बाद, सबको लग रहा था, यानी कि जो लोग फौज को बहुत सपोर्ट करते हैं उनको लग रहा था, या फौजी जो हमारे हैं उनको शायद ये लग रहा था कि अब पब्लिक उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करेगी, पब्लिक नहीं कहेगी कि सर आप प्लीज अपने काम से काम रखिए, सिविलियन गवर्नमेंट को चलने दीजिए, सिविलियन गवर्नमेंट को सीखने दीजिए, ये गिरेंगे उठेंगे गिरेंगे उठेंगे और खुद ही सीखेंगे और मुल्क को सही करेंगे। आपकी जरूरत बॉर्डर पर है, आप बॉर्डर पर ही रहिए। और ये सुनने के बाद जो है मेरा ख्याल है उन्होंने या तो अपने टीवी चैनल्स बंद कर दिए होंगे, या कान में उंगलियां दे दी होंगी, या कहा होगा कि भाई ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं तो इनको बोलने दो। तो बहरहाल एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें के सारे हमारे जो कई सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं जिनके ऊपर जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनको देखकर भी हैरत हो रही है, जो कि इस वक्त वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं, और उनका कहना यही है कि हर चीज के लिए इमरान खान और उनकी पार्टी जिम्मेदार है। मैं फिर कहूं, मैं इमरान खान की फैन नहीं हूं और ना कभी थी, और लेकिन इमरान खान के ऊपर हर चीज को डाल देने से, इमरान खान के ऊपर हर चीज का इल्जाम लगा देने से आप अपने किए हुए जो ब्लंडर्स हैं, आप अपने किए हुए जो बेवकूफियां और गलतियां हैं, उससे पीछा या उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। पाकिस्तान का हाल इस वक्त जो बुरा हाल जो पाकिस्तान का है, उसमें बहुत कुछ हमारी सिविलियन गवर्नमेंट का भी किया जा रहा है, लेकिन उसमें हमारी मिलिट्री गवर्नमेंट्स और मिलिट्री की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी कहीं ना कहीं शामिल है। अब ये कह देना कि जी ये मत कहिए कि मुल्क ने आपके लिए क्या किया, इन्होंने ये जो मैडम हैं, यानी कि जिनके जो कैप्टन साहिबा जिनकी मैं बात कर रही थी, ईमान दुरानी, उनका ये कहना है कि जी ये मत पूछिए कि मुल्क ने आपके लिए क्या किया, ये बताइए आपने मुल्क के लिए क्या किया। तो अगर यही बात मैं आप लोगों से पूछूं जो मुल्क में गवर्नमेंट्स को लाते हैं, ले जाते हैं, गिराते हैं, उनसे अगर यही सवाल पूछा जाए कि आपने मुल्क के लिए क्या किया और आपने अपने खुद के लिए क्या किया, तो मेरा ख्याल है कि वो लिस्ट जो है जिसमें कॉर्नर के प्लॉट आ जाएंगे, लंदन के फ्लैट्स आ जाएंगे, दुबई के अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड आ जाएगा और न जाने क्या कुछ आ जाएगा, वो लिस्ट बनाने में शायद 2 जन्म लग जाएंगे, लेकिन वो लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। बहरहाल यहाँ पर हम क्रिटिसिज्म करते हैं और हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी कंट्री से प्यार है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, पाकिस्तान के भी लोगों की इज्जत हो, लेकिन वो इज्जत तभी होगी जब आप लोग सुधरेंगे, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो इस मुल्क को गवर्नमेंट ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। जब तक आप लोग अपने आप को सही नहीं करेंगे, पाकिस्तान में कुछ सही होने वाला नहीं है। वैसे आप लोग को फर्क भी क्या पड़ता है, आप लोग रिटायरमेंट के बाद कौन सा यहाँ रहना है, यहाँ तो मेरे और मेरे जैसे लोग रह जाएंगे जो यकीनन किसी ना किसी तरीके से सरवाइव कर रहे होंगे, या यही करते करते मर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान में कोई चीज जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, इसलिए कि जाहिर है जिन लोगों को ये सब चीजें बेहतर करनी है और कर सकते हैं या करनी चाहिए, वो इस तरफ देख ही नहीं रहे, वो सिर्फ मैं और मैं में लगे। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।